महाराष्ट्र की राजनीति में 19 मार्च एक ऐसा दिन माना जाएगा जिस दिन महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदलने लगने के आसार दिखने लगे हैं। इन समीकरण बदलने के पीछे एक ही शख्सियत है, राज ठाकरे। राज जी, जो जिस तरह से जमावड़ा यहाँ आया था शिवाजी पार्क मैदान पर, उसको देखकर आपको ऐसा नहीं लगता है कि लोग बहुत ज्यादा आप पर अब भरोसा करने लगे हैं और आपकी तरफ से अब उन्हें जितनी भी समस्या है उन समस्याओं से जो भी समाधान मिलना है वो समाधान तुरंत चाहिए लोगों को? जो भावना मैं प्रकट कर रहा हूँ लोगों के सामने, मेरे हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है जो मैं घुमाऊं और सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन एक चीज है कि जो मैं चीज बोल रहा हूं, जो मैं बातें बोल रहा हूं, या मैं जो प्रश्न लोगों के सामने मैं उपस्थित कर रहा हूं, मुझे लगता है कि वही सारी चीजें हर एक आम आदमी के दिमाग में इतने सालों से चल रही है और इन सारे प्रश्नों का उसे कोई हल दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जो यानी कि मैं ज्यादा निगेटिव भी बात नहीं कर रहा हूं कि ऐसे नहीं कि लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों को एक तरह से चेंज चाहिए कि हमारे पीछे से आए हुए देश आज कहां से कहां पहुंच गए और हम लोग वहीं के वहीं हैं। और इसका कारण सिर्फ अगर राजनीति है, अगर ब्यूरोक्रेसी है, अगर ये सिर्फ करप्शन है, तो कब तक ये करते रहेंगे? लेकिन फिर एक बार आपने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ये जो नाम धारण किया है, क्या ये नाम फिर एक बार वो जो प्रादेशिक अस्मिता है उसको लेकर राजनीति करने की कोशिश नहीं है? देखिए, बात ऐसी है कि देश मेरे लिए बहुत ही अहम है और बड़ा है। मैं जो चीज देख रहा हूं आज एक महाराष्ट्र राज्य की सीमित, कि मुझे ये इस प्रदेश में कुछ करके दिखाना है। अगर इस प्रदेश में कुछ हो जाए तो मुझे लगता है कि बाकी सारे राज्यों में भी वही चीजें शुरू हो जाएंगी। जो छवि है आपकी, एक कार्टूनिस्ट है आप, एक छवि जो है बिल्कुल बाला साहब से मिलती जुलती छवि है आपकी। इस छवि को लेकर जो हमेशा से आरोप होते रहे, कोई कहता है कि राज ठाकरे एक बिल्कुल ऑटोक्रेटिक इंसान है, क्या आपकी पार्टी भी शिवसेना की तरह ऑटोक्रेटिक तरीके से चलेगी आने वाले दिनों में? इस पक्ष में अगर मेरा निर्णय अंतिम है तो वो अंतिम आना चाहिए, वो पहले नहीं आएगा। अगर मैंने मेरा निर्णय अगर पहले दे दिया तो फिर अंतिम निर्णय कौन देगा? और ये पार्टी इस तरह से चलती है, वो पार्टी इस तरह से चलती है, ये और किसी तरह से चलती है। मुझे लगता है मेरी पार्टी हमारी तरफ, यानी कि मैं जो सोचूंगा उसकी तरह से चलेगी। किसी तरह का एक अपीजमेंट जो है, जो अल्पसंख्यक है, मुस्लिम है, उनका कोई अनुनय नहीं होगा आपकी तरफ? जी, मुझे लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर मुसलमान भाई है या दलित भाई है या सारे लोग जो है इतने सालों से बरसों से यहाँ पे रहने वाले जो है बराबर है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके हिसाब से सबको हम लोग तोड़ मोल के देखते हैं। फिर उसमें क्या आप अब्दुल कलाम जी को लेंगे या इरफान पठान को भी लेंगे या और बहुत सारे आजिम प्रेम जी जो है इनको भी लेंगे। देखिए, ये अगर मैं महाराष्ट्र की डेवलपमेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो उनको भी साथ में लूंगा। क्या आपको लगता है कि जो उनको भी साथ में लूंगा? ये करने के लिए ये सारे मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, ये सिर्फ करने के लिए मुझे नहीं लगता कि मैं इफ्तार पार्टियों में जाने की मुझे जरूरत है या और कोई चीज में ढोंग करने की जरूरत है मुझे। शिवसेना के शुरुआती दिनों में काफी सारे मुसलमान शिवसेना से जुड़े हुए थे। जबकि हिंदुत्व का नारा शिवसेना देने लगी, उसके बाद कई सारे मुस्लिम जो है वो उससे अलग हो गए। क्या आपको ये लगता है कि हिंदुत्व, अभी ये जो हिंदुत्व का मुद्दा है वो नहीं चलेगा आने वाले दिनों में? नहीं, देखिए, वो चलेगा मुद्दा या नहीं चलेगा वो जो पार्टियां कर रही है उन्हीं को मालूम। मुझे जो मुद्दा उठाना था वो बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स का है। आप शिवसेना में इतने बड़े नेता थे, जब आपके पास सत्ता थी, क्या आपको कुछ करने का मौका नहीं मिला? जी, मैं उस पूरी पार्टी में, मैं उस पूरी पार्टी का एक क्या बोल सकते हैं आप, एक सदस्य था या कोई भी था। आखिरकार मेरे हाथ में तो कोई था ही, कुछ था ही नहीं। मेरे हाथ में होता तो बाहर पड़ने की नौबत क्यों आती? मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरा जॉब क्या है, कि जब इलेक्शंस होंगे तो इलेक्शन कैंपेन के लिए मुझे बुलाएंगे, अदरवाइज नहीं, वो विद्यार्थी से ना देखो। यानी मेरा जॉब क्या है? और ये इतने सालों से सारी चीजें चल रही थी। अभी लेकिन कोई मॉडल ऐसा नहीं, जैसे असम तो चल रहा है। थी, नवनिर्माण आपने नाम लिया है, गुजरात में नवनिर्माण का आंदोलन हुआ था। वो आंदोलन था, ये पॉलिटिकल पार्टी है। तो आपको ये लगता नहीं कि एक आंदोलन के, शिवसेना भी एक आंदोलन था कभी? देखिए, आंदोलन ही होता है, लेकिन इस आंदोलन का अगर सही जवाब ना हो आपके पास कि ये प्रॉब्लम है
उसका ये सॉल्यूशन। मुझे नहीं लगता कि किसी के पास अगर सॉल्यूशन नहीं है तो आंदोलन करने का कोई अधिकार है। तो आज की तारीख में दलित मुस्लिम कोई अछूता नहीं है आपके लिए? तब भी नहीं था। खास करके प्रबोधनकार ठाकरे जो कि समाज सुधारक थे, तो उसके बाद फिर शिवसेना हट गई उनके रास्ते से। प्रबोधनकार का जो रास्ता था उसके उन्हीं के रास्ते से शिवसेना हट गई। मुझे लगता है कि ये सारे सवाल आप जो शिवसेना पार्टी चला रहे हैं उनको पूछिए। अभी आप मुझे बताएं, जब मैं शिवसेना में था तो मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं, बहुत सारे दलित दोस्त हैं, गुजराती दोस्त हैं, मारवाड़ी दोस्त हैं, सिंधी दोस्त हैं, बहुत सारे साउथ इंडियन हैं, पंजाबी है, सिख है, कि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं। लेकिन उनको कभी नहीं ये लगा कि मेरे अंदर मैं उनके खिलाफ कुछ हूं। ये आखिरकार तो रही है छवि, जबकि ये मेरी देखिए ने हमला किया था परप्रांतियों को, परप्रांतीय के मुद्दे, लेकिन वो सुनेंगे नहीं आप पूरा। ये छवि तो बनी है आपकी। नहीं, छवि आप बनाते आप ही हो, लेकिन ये हुआ क्या ये कभी नहीं सोचेंगे। आपकी हिम्मत होती है मुझे सवाल पूछने की, आपकी हिम्मत कभी नहीं होगी आसाम में जाके पूछने की। उसी वक्त यही हुआ था ना वहां पे। यहां पे रहने वाले जो बिहार के लोग हैं, जो बरसों से रहने वाले हैं, या उत्तर भारतीय जो बरसों से रहने वाले हैं यहां पे, ये उनके खिलाफ था। जब हमारे लोग वहां पे रेलवे के बोर्ड के अधिकारियों को मिलने के लिए गए तो महाराष्ट्र लोगों को उसने जब मां के ऊपर से गाली दी, ये कोई नहीं देखेगा। आप सिर्फ उनको मारा वो आप देखते हो, और यहां पे गाली दी वो आप नहीं देखेंगे। तो लेकिन वही मेरे को लगता है कभी कभार वो आसाम की तरह ही बर्ताव होना चाहिए। तो स्टाइल आपकी वही रहेगी। नहीं, स्टाइल की बात नहीं है, मैं एक तरफ से जा रहा हूं, बराबर है। अभी आप बोलेंगे कि हर वक्त जब एक हिंदू मुसलमान जब साथ में आते हैं तो उनके बीच में आके आप क्या बातें करेंगे, पार्टीशन की? मैं वही तो बोल रहा हूं, अभी जो हो गया सो हो गया। आज जो प्रॉब्लम सामने है उसको आप ठीक तरह से देखिए आप कि हम लोग कहां पे जा रहे हैं। और अगर आपको वो रेलवे का जो आंदोलन है, वो मैं आज भी बोलता हूं कि किसी भी तरह से बाहर से लोग यहां पे आके एम्प्लॉयमेंट आप छीन नहीं पाएंगे। यहां पे रहने वाले जो लोग हैं उन्हीं को ये जॉब मिलेगा, फिर वो कौन है उससे मुझे कोई लेना देना है नहीं। लेकिन लगभग यही भूमिका तो उद्धव ठाकरे जी की थी। उद्धव ठाकरे जी की नहीं, बाला साहब की थी। मुंबईकर जो उनकी वो अलग थी, बाला साहब की ये भूमिका थी। मैं भूमिका छोड़ के नहीं आया हूं, मेरा पार्टी से बाहर निकलना एक अलग बात थी। राजनीतिक अखाड़े में आपका दुश्मन कौन होगा? मुझे लगता है सारे जो प्रॉब्लम्स है वही मेरे दुश्मन है। कोई पार्टी आपकी दुश्मन नहीं होगी? जब सामने आए तो बताऊं ना। लेकिन जो आरोप भले मीडिया के जरिए आप पर लगाए जाते हैं कि एनसीपी नेता शरद पवार ही आपके गुरु है हाल ही के वक्त, नहीं, आप ही बोलेंगे तो मुझे लगता है आप ही जवाब दे दो ना उसके। लेकिन एनसीपी आपकी कोई आने वाले दिनों में पार्टी, सामने वाली प्रतिस्पर्धी पार्टी नहीं रहेगी। नहीं, मुझे लगता है कि आप कभी अच्छी तरह से सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे। मीडिया को तरह से होती है। नहीं, बराबर, राजनीति ऐसी इस तरह से सिर्फ नहीं होती, दूसरी भी तरफ से हो सकती है। ये कभी हम लोगों ने कभी सोचा नहीं। दो मुर्गों का झगड़ा लगाना और मीडिया दूर से देखती रहेगी, यही आपका अभी काम था ना। मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज अगर हो रही है तो सबका साथ उसमें आना चाहिए। पवार साहब क्या बोल रहे हैं, बाला साहब क्या बोल रहे हैं, और कौन क्या बोल रहा है। लेकिन ये बिल्कुल आप जो बातें कर रहे हैं एक तरह से मीडिया को, मीडिया को नहीं मैं बोल रहा हूं, मैं मीडिया को नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं। लेकिन ये जो बातें आप जो कर रहे हैं वो आपको लगता है कि मीडिया ने झगड़ा लगाया है? पार्टियां तो झगड़ती है ना। नहीं, पार्टी सच है, करेक्ट, पार्टियां झगड़ती है, बराबर है, और वही झगड़ा मैं नहीं चाहता। लेकिन उससे राजनीति कर सकते हैं? देखते तो है, पहले एक टेस्ट तो कर सकते हैं हम लोग कि अच्छी चीज के लिए सारे लोग एक साथ आते हैं कि नहीं आते। इसका मतलब गठबंधन की राजनीति होगी आपका? इसका मतलब गठबंधन कहां से आ गया? अगर मैं एक काम कर रहा हूं या कोई अच्छा काम करे, मैं आज भी मानता हूं मैंने दूसरी पार्टी निकाली है, दूसरा पक्ष निकाला है, लेकिन जो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे का जो क्रेडिट बाला साहब को जाना चाहिए उन्हीं को जाना चाहिए। साथ ही साथ नितिन गडकरी जी हैं, उन्हीं को जाना चाहिए, उनको भी जाना चाहिए। आरसी सिन्हा है, उनको भी जाना चाहिए। जो आपके पैतरे हो गए, राजनीतिक पैतरे जो आज बताऊं, वो बताने की जरूरत नहीं, सवाल मेरा पूरा करने दीजिए। ये पैतरेबाजी जो आपकी होगी वो उसी को मद्देनजर रखते होगी कि कौन सी पार्टी आपकी सबसे पहले टारगेट, कौन सी पार्टी होगी? कांग्रेस आपका शत्रु होगा? मैंने ये देखिए, मैं आज 19 मार्च को मेरी पब्लिक मीटिंग हुई है, आज 27 मार्च है।
आज मेरे को आप पूछ रहे हो कि आपका दुश्मन कौन होगा, आपके पैतरे क्या होंगे, आपका अलायंस किसके साथ होगा, मैं पहले पार्टी तो मान लूं। तो आपको बिल्कुल लगता है, विश्वास है कि बीएमसी में भी, खास करके मुंबई में, आपको बिल्कुल अच्छा समर्थन मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। मुंबई में तो परप्रांतीय जो शिवसेना का एक शब्द है हमेशा से लेके, हाँ तो वो भी ज्यादा है अभी, वो भी आपका समर्थन करेंगे? जा ही रहे तो साथ हैं आपके, बहुत सारे आ रहे हैं। ये पूरा जो माहौल बन गया है आपके साथ, एक छवि के साथ, एक शख्सियत के साथ, क्या लगता है क्या खोया है इन दिनों में, क्या पाया है आपने? क्या खोया क्या पाया? कुछ तो खोया होगा। जो खोया है सो खोया है, उसकी बात क्या भी कर। कोई मलाल नहीं उसका। नहीं होता है ना, लेकिन मैं क्या प्रदर्शित करूं आपके सामने, अभी किसी के सामने? ये अपने अंदर की बात होती है। तो आने वाले दिनों में, जैसे कि आपके चाचा ने भी आपको कहा था कि उनकी प्रतिमा को कहीं पे लगाया नहीं जाए, उसकी प्रतिमा उनकी प्रतिमा को किसी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाए, तो आपके घर में अभी लगता है कि दिखता है कि आपके चाचा की प्रतिमा भी है? वो तो घर में रहेगी। उन्होंने होर्डिंग के ऊपर से बताया था, अगर सेंटेंस अगर आपको याद है तो, बाहर के जो पोस्टर्स और होर्डिंग्स हैं उसके ऊपर उनकी छवि ना लगाए। एक कलाकार का दिल है आपका, किसी कला के लिए, जो आप कार्टूनिस्ट है, आप कार्टून आगे जाके कार्टून पर काम नहीं करेंगे? कार्टून पे काम करूंगा, छापेगा कौन? मेरा थोड़ी कोई न्यूज़पेपर है। लेकिन फिर भी अपना दिल बहलाने के लिए तो वो जो कार्टून है, वो जो मैं सोचूंगा, वो शायद मेरे स्पीच में बाहर आएगा। जो बाला साहब ने कभी किया था, क्या? यही जो आप कह रहे हैं, जो बाला साहब ने भी कभी किया था। क्या किया था? कार्टून निकालना बाद में छोड़कर वो अपने स्पीच वो हो ही जाता ना। अभी मैं निकालू तो कहाँ निकालू मैं? उनके लिए सामना था, मार्मिक जैसा एक माध्यम था जिसमें वो निकालते थे। आप ऐसा कोई माध्यम नहीं सोच रहे? नहीं, अरे आज मेरे को पार्टी कैसे चलाओगे, वहां से पैसे कहाँ से लाओगे, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। तो मैं ये न्यूज़पेपर और चैनल और ये सारी चीजें कहाँ से लेके आऊं मैं? जब करनी है तब करूंगा। पार्टी चलाने के लिए पैसा तो लगता है। जी बिल्कुल। उसके लिए बिना काम के बाकी सारी पार्टियों को अगर पैसे आते हैं तो मुझे काम करके तो देंगे ही ना लोग पैसे। इस बार जो सदस्यता जो अभियान चलाया जाएगा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का, उसके लिए भी आप पैसे लगाने वाले हैं? सारे लगाते हैं। मैं पैसे लगाऊंगा, बोली नहीं लगाऊंगा। पदों का जो व्यवहार होता है वो नहीं होगा किसी से? मैंने बताया ना, वो फॉर्म के पैसे होते हैं, कांग्रेस के है, बीजेपी के है, सारे लोगों के पैसे तो होते ही है। आप गांधी जी के फैन हैं? जी। अपने वर्धा के आश्रम में भी जाकर, जी, वहां जब महाराष्ट्र का दौरा हुआ था आपका, जब पूरी यात्रा हुई थी तब वहां गए थे, तो कोई ऐसा कॉन्ट्रास्ट नहीं लगता आपको? पहले वाली विचारधारा, बाद में कोई बंदा बदल जाता है, कोई आदमी आपको सिर्फ महात्मा गांधी सिर्फ अहिंसावादी इतना ही आपको मालूम है, और मैं शिवसेना में था जहां पे ठोकशाही जिसे बोलते, बस इतना ही लेंगे आप। ये दो ही चीजें, इसके अलावा महात्मा गांधी जी के अंदर कोई और बाकी सारी चीजें जो थी वो नहीं देखेंगे हम लोग। क्या आपको पाया था उनमें? अरे एक इतना बड़ा आदमी, मुझे आप एक सिंपल चीज बताइए, मैं अगर कल किसी 2 लड़कों को, अगर 10 आदमियों को अगर कहूं कि आपको जाके मारे तो मारेंगे, लेकिन उन्हीं 10 हट्टे कट्टे लड़कों को अगर मैं कहूं कि ये आपको मारने के लिए आने वाला है, आपको हाथ नहीं उठाना है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, उस बड़ी हस्ती का एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, और वो हट्टे कट्टे नवयुवक आपकी मार खा रहे, क्योंकि गांधी जी ने कहा है कि हाथ मत उठाओ। ये कितनी बड़ी ताकत होगी उस आदमी की, उसको आप किस ढंग से देखेंगे वो बात अलग है। ऐसी बहुत सारी चीजें थी। आप ये वर्धा आश्रम आप जाइए, वहां पे देखिए कि हर एक इस देश का गांव किस तरह से नीट क्लीन होना चाहिए, किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। एक फैंटास्टिक एग्जाम्पल है वो। ये जो नवनिर्माण की प्रक्रिया निरंतर चलते रहेगी जी, उसको कोई अंत नहीं रहेगा जी। तो क्या आपको लगता है कि ये नाम धारण करके आपने बिल्कुल सोच विचार करके नाम धारण जी किया है? बिल्कुल, बिना सोच के थोड़ी होता है। तो कोई उसका दबाव नहीं महसूस हो रहा है? नहीं, दबाव क्या है? ये नवनिर्माण होगा या नहीं होगा महाराष्ट्र का? नहीं, नवनिर्माण कैसे है कि आपके पास जमीन है, जमीन में आपको पानी मिला, वो एक नवनिर्माण है। तो एक बिल्कुल आधुनिक तरीके से आप ये पार्टी बनाना चाहें? जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि हर एक चीज का, अगर मैं किसी भी प्रश्न के बारे में अगर सोचूं तो उस प्रश्न का लॉजिकल एड होना चाहिए। आपकी हमेशा से प्रतिमा बन गई है कि आप परप्रांतियों के खिलाफ है,
मुंबई का जो आने वाला चुनाव रहेगा उसके लिए आप किस तरह से अपने आप को, अपने पार्टी को सामने लाएंगे लोगों को? अब क्या होता है मालूम है ना, आप वापिस वही सवाल, वही प्रश्न पूछ पूछ के जो परप्रांतीय जो है उनके मन में आप एक कुछ डाल लेते हैं, जबकि मेरी भूमिका मैंने स्पष्ट की उसके पहले भी। अगर आपको पूछना है तो मुंबई के बारे में पूछिए। मुंबई के बारे में नहीं, आप परप्रांतियों के बारे में पूछ रहे हैं। वो है, वो पहले पहले ही बहुत ही तो दिया ना बड़ा सर, हिस्सा है। हाँ तो जवाब दिया ना पहले ही मैंने। तो मुंबई के बारे में सबको जो साथ किस लेके तरह से जाऊंगा, रखेंगे, सबको साथ में लेके जाऊंगा। तो विकास का मुद्दा क्या होगा? हाँ तो ये पूछिए ना। तो जब यही है सवाल। जब नहीं, जब विकास होगा ना तो सबके लिए विकास होगा ना। लेकिन उसमें फिर बाकी झुग्गियां है, झोपड़ियां है, जहाँ पे ज्यादा परप्रांतीय रहते हैं, उसके बारे में क्या? बात वापिस वही परप्रांतीय। आप जब बोलेंगे तो मुझे लगता है जो फ्लैट में रहने वाले हैं वो परप्रांतीय नहीं, सिर्फ झोपड़पट्टी में रहने वाले परप्रांतीय। ये कौन सा भेदभाव है? अगर प्रगति होगी इस शहर की तो सबकी होगी ना। लेकिन दिन ब दिन ये देखिए, झोपड़पट्टी में रहने वालों के खिलाफ नहीं मैं बात कर रहा हूं। उन बेचारों का उनका क्या है तो नरक में ही वो। अगर नरक से उनको अगर अच्छी जिंदगी देनी है उनको, तो उसके लिए एक कार्यक्रम तो होना चाहिए। अभी आज जैसे टी चंद्रशेखर है कि जो फ्लैट बना के उनको शिफ्ट कर रहे हैं, कब तक शिफ्ट करेंगे आप? ये रोज के रोज आते रहेंगे और आप शिफ्ट करते रहेंगे। कहां पे शिफ्ट करेंगे? कब तक शिफ्ट करेंगे? और कोई ये मुद्दा ना उठाए तो ठोस जो योजना होगी उसके लिए, वो आप बिल्कुल बनाएंगे आने वाले? जी बिल्कुल, उसके लिए आप मुझे वक्त तो देंगे। जी राज जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को जिस तरह से उन्होंने संवारा है पिछले कुछ दिनों में, उनका एक ही कहना है, उन्हें वक्त चाहिए और वो वक्त देना लाजमी भी होगा।